प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2151, ज़ू वायु का हंटिंग ग्राउंड। ज़ू वायु वोलुयन एम्पायर के विशाल इलाके में छिपी हुई थी और उसने अपना निशाना उन पर लगाया जो उससे कमजोर थे। उसकी एबिलिटी इतनी खतरनाक थी कि वो किसी और के शरीर को पूरी तरह से टेक ओवर कर सकती थी। उनका शरीर और उनकी यादें दोनों अपनी बना लेती थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि कोई भी एडवांस इक्विपमेंट इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता था। सिर्फ रूल बेस्ड एरो जैसी चीज, जैसे यांग जिंगसिन का तीर, ही उसे मजबूर कर सकती थी सच बोलने पर। वरना कौन जान पाएगा कि वो कौन है। वो पूरे वोलुयन एम्पायर में घूम रही थी और बेरमी से हर उस शिकार को मार रही थी जिस पर हमला करना वर्थ था। असल में जिसका भी एबिलिटी इंडेक्स 8000 पॉइंट से ऊपर होता, उसे बिना दया के मार देती और उसकी ओरिजिन पावर्स निगल जाती। हालांकि एबिलिटीज को डाइजेस्ट करने में वक्त लगता था, इसलिए लगातार निगलना भी उसके लिए रिस्क था। लेकिन वोलुयन एम्पायर ने जब उस पर पूरे स्तर की हंट शुरू कर दी तो ज़ू वायु इरिटेट हो गई। एम्पायर में बहुत से चालाक और हाईली इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर्स थे जो अलग अलग मेथड्स से उसे ढूंढने और पकड़ने लगे। आई ऑफ हेवन नेटवर्क की मदद से धीरे धीरे ये कंफर्म हुआ कि ज़ू वायु के पास पोजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी है। इसलिए पूरा देश अलर्ट मोड पर चला गया। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कदम उठाए और हर सिटीजन में लाइफ चिप्स इंप्लांट करना शुरू कर दिया ताकि उनके वाइटल साइंस लगातार मॉनिटर हों। अगर कहीं कोई एब्नॉर्मैलिटी दिखे तो इंपीरियल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट उसे तुरंत पकड़ ले। लेकिन ज़ू वायु की पोजेशन लिमिटेड टाइम तक ही रहती थी। जैसे ही वो किसी लिजर्डमैन का शरीर छोड़ती, 3 दिन में वो लाश सड़ने लगती। इसलिए जब भी उसे नया शरीर चाहिए होता तो उसका एक्सपोजर लगभग पक्का था और वहीं से शुरू होती असली हंट। अब उसका अगला सामना हुआ इंपीरियल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के स्पेशल एग्जीक्यूटर्स से। लेकिन लड़ाई के दौरान वोलुयन एम्पायर के लोगों को पता चला कि ये औरत कितनी खतरनाक है, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी कलेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं था। उसके पास कम से कम 500 अलग एबिलिटीज है। हमारी इंटेलिजेंस उसके खिलाफ यूजलेस है। जो भी एबिलिटी उसे टारगेट करती है वो काउंटर एबिलिटी से उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। हमारे भेजे गए 3 एग्जीक्यूटर्स पहले ही मारे जा चुके हैं। ये बुरी खबर एम्पायर की ऊपरी सत्ता तक पहुंच गई। जब क्लॉट एम्पायर लौटा तो उसने यही हालात देखे, लेकिन उसने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उसके लिए जब तक एम्पायर की टॉप लेवल लीडरशिप सुरक्षित थी, तब तक नीचे का अनरेस्ट बस सोसाइटी में केओस पैदा कर सकता था, फाउंडेशन को नहीं हिला सकता था। ज़ू वायु भी समझदार थी। उसने सीधे सिल्वर आर्मोर्ड जनरल लेवल वाले एलियंस को टारगेट नहीं किया। ये इसलिए नहीं कि वो उन्हें हरा नहीं सकती थी, बल्कि इसलिए कि उनके आसपास पावरफुल फोर्सेस थे और वो एम्पायर की डिफेंस फोर्सेस मोबिलाइज कर सकते थे। ऐसा हाईटेक इक्विपमेंट जो ह्यूमंस के स्पेस बेस्ड वेपन से भी ताकतवर था और बिशप लेवल एलियंस तक को खतरे में डाल सकता था। क्लॉट अब झेंग लो से मिलने गया और अपना मकसद बताया। ये ह्यूमंस हमारी सोच से भी ज्यादा लालची और सावधान हैं। हमने जो इंटेलिजेंस गैदर की है उसके मुताबिक वो ह्यूमन जिसके पास टाइम और स्पेस एट्रीब्यूट्स हैं, बेहद धूर्त है और खुद को छिपा सकता है। अगर हमें उसे ट्रैप में फंसाना है तो हमें और रिसोर्सेज लगाने होंगे। झेंग लो ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुमने इतने समय और रिसोर्सेज ट्रैप सेट करने में लगाए हैं, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उसे मार पाओगे? पहले वो ये सवाल कभी नहीं पूछता, क्योंकि जब उसने ह्यूमंस को पहली बार देखा था तो वो उसे बस छोटे पालतू जैसे लगे थे। उनकी सिविलाइजेशन भी उनके सामने बहुत पिछड़ी हुई थी। लेकिन हाल के इवेंट्स ने झेंग लो के दिल में एक अनजाना डर बैठा दिया था। क्लॉट ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, अगर वो ट्रैप में फंसा तो मैं उसे जरूर मार दूंगा। क्लॉट घमंडी नहीं था।
वो जानता था कि असली ताकत सिर्फ व्यक्ति की नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े पावर सिस्टम से आती है। उसके ट्रैप में शामिल थे स्पेस वाइब्रेशन डिवाइस, जिससे झंग यी का डिस्प्लेसमेंट रोका जा सके, एम्पायर के सबसे एडवांस्ड वेपन्स और इक्विपमेंट, और वर्स्ट केस के लिए उसके पास एक डूम्सडे वेपन भी था, जिसकी ताकत कई बड़े शहर तबाह करने के लिए काफी थी। झेंग लो ने क्लॉड की आंखों में देखा और आखिरकार उस पर भरोसा कर लिया। ठीक है, तुम और ज्यादा से ज्यादा 2 सैक्रिफिशियल स्पिरिट्स ले सकते हो। हमारे पास अब स्टॉक बहुत कम बचा है और हमें फ्यूचर जेनरेशंस के लिए भी रखना होगा। क्लॉड ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं बस इन्हें बोरो कर रहा हूं। मिशन खत्म होते ही वापस कर दूंगा। लेकिन उसकी आंखों में एक काली चमक झलक गई। अंदर ही अंदर वो झेंग लो से खिन्न था। पूरे एम्पायर में रिसोर्सेस सबसे ज्यादा तुम्हारे परिवार ने खाए हैं, खुद के लिए और अपने बेटे के लिए भी। और नतीजा? हां, बिना चेहरे पर जाहिर किए क्लॉट ने रॉयल ट्रेजरी से 2 और सैक्रिफिशियल स्पिरिट्स ले लिए। बॉक्सेस को देखते ही उसके दिल में जलन उठी। उसने मन ही मन तय किया, उस ह्यूमन को मारने के बाद ये चीजें मैं अपने लिए रख लूंगा। मेरी टैलेंट अब लिमिट पर है और स्पिरिट्स का असर मुझ पर कम होता जा रहा है। सबसे अच्छा तरीका है इन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना। असल में सैक्रिफिशियल स्पिरिट इन्फिनिट बार यूज नहीं की जा सकती। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हर व्यक्ति की अपनी लिमिट पर डिपेंड करती है। झंगी की ग्रोथ इतनी तेज इसलिए थी क्योंकि उसका टैलेंट बेहद हाई था और ऊपर से उसे यह ट्राइब के स्पिरिचुअल ओशन ने बैप्टाइज किया था, जिससे उसका टैलेंट ऑलमोस्ट अल्टीमेट लेवल पर पहुंच गया। इसलिए अगर उसके पास स्पिरिचुअल पावर की कमी न हो तो उसकी स्ट्रेंथ की कोई सीमा नहीं। क्लॉट और झेंग लो दोनों ने टैसिट अग्रीमेंट कर लिया था। ये सैक्रिफिशियल स्पिरिट्स क्लॉट के मिशन का रिवॉर्ड थी। अगर वो झंगी को मारने में सफल होता तो झेंग लो इसे पूरी तरह लिजिट मानता। क्लॉट फिर अनइनहैबिटेड आइलैंड पर लौटा और लगातार सिग्नल्स रिलीज करने लगा ताकि बाहर की दुनिया को पता चले कि वहां प्रेशियस ट्रेजर छिपा है। लेकिन इस बार उसने एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने ये सिग्नल्स दूसरे देशों के एलियंस तक पहुंचने दिए और जैसे ही आसपास के सदर्न वाटर्स की नेवीज ने ये नोटिस किया, उन्होंने आइलैंड पर उतरना शुरू कर दिया और रिसोर्सेज हासिल कर लिए। चैप्टर 2152 चार्जिंग कंप्लीटेड। निर्जन टापू पर एक ऐसे खनिज की खबर जिसे सोर्स ऑफ गॉड होने का शक था, आग की तरह फैल गई। झंग यी तक भी ये खबर पहुंची कि कई विश्व शक्तियां, जिनमें कोलंबिया भी शामिल है, इस सूचना को पा चुकी है। वो बस हल्के से मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। लिजर्डमैन चालाक थे। गुफा में तुरंत घुसने के बजाय उन्होंने जानबूझकर और प्रतिस्पर्धियों को शामिल किया ताकि सबको एक तरह की जल्दी महसूस हो। लेकिन झंग यी अच्छे से जानता था कि असली निशाना वही है। जब तक वो कदम नहीं उठाएगा, बाकी किसी को भी असली खजाना नहीं मिलेगा। उन्हें करने दो, मैं देखना चाहता हूं कि किसके पास ज्यादा सब्र है। झंग यी और डेंग शेंटोंग सोफे पर बैठे पुराने फिल्म देख रहे थे। डेंग ने हंसते हुए कहा, तो यही वजह है कि तुमने इतनी मेहनत करके ये खबर फैलाई। असल में निर्जन टापू पर खजाना मिलने की बात झंग यी ने ही फैलाई थी। डेंग शेंटोंग के इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल करके उसने इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर फैलाया। साथ ही ये अफवाह भी उड़ा दी गई कि हुएक्सू किंगडम अब बार बार वोलुयन एम्पायर के सुनामीज झेलने के कारण आसानी से समुद्र से बाहर नहीं निकल रहा। यानी असल में वह चाहता था कि दूसरे देशों के अजनबी पहले कदम बढ़ाएं। झंग यी ने डेंग की तरफ देखा और बोला, ये ट्रैप है। उनका निशाना साफ तौर पर मैं हूं। लेकिन मुझे फंसाने के लिए अंदर वाकई कुछ बड़ा छुपा है। दिक्कत यह है कि मुझे रिस्क भी नहीं लेना और सामान भी चाहिए। अब बताओ क्या करूं? वो मुस्कुराते हुए बोला, वैसे अगर मैं थोड़ी देर इन्हें उम्मीद में रखूं कि शायद ये मुझे मार सकते हैं तो हुएक्सू किंगडम का बोझ भी कम होगा। असल में झंग यी नहीं चाहता था कि वोलुयन एम्पायर फिर से मीटेरोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर हुएक्सू के तट पर हमला करे।
डेंग शेंटोंग ने हैरानी से कहा, तुम्हारी मौजूदा ताकत के सामने भला कौन खतरा बन सकता है, जब तक कि खुद गेटकीपर ऑफ अंडरवर्ल्ड सामने ना आ जाए। झंग यी ने सिर हिलाया। मुझे इसी बात का डर है, कहीं गेटकीपर ऑफ अंडरवर्ल्ड वही मेरा इंतजार न कर रहा हो। और हां, वुलुयन एम्पायर के एडवांस्ड वेपन्स भी बहुत बड़ा खतरा है। मैं रिस्क नहीं लूंगा। दूसरों को पहले रास्ता साफ करने दो। तभी पीछे से लूक कैरन आई। उसके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें थी, लेकिन चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ब्रदर, लिंक का चार्जिंग कंप्लीट हो गया है। झंग यी की आंखें चौड़ी हो गई और वो सोफे से उछल पड़ा। चलो देखते हैं, डेंग शेंटोंग ने हाथ उठाकर कहा। क्या मैं भी देख सकता हूं? झंग यी मुस्कुराया। अभी नहीं। अगर इसे अभी सबके सामने लाया तो इसका रहस्य खत्म हो जाएगा। डेंग ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। हाय, काश तुम मुझ पर उतना भरोसा करते जितना इन लड़कियों पर करते हो। मैं तो खुला दिल लेकर तुम्हारे साथ हूं। झंग यी ने मजाक किया। तो पहले सर्जरी करवाकर लड़की बन जाओ। डेंग ने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा। नन, इस दुनिया में इतनी सारी लड़कियां मेरा इंतजार कर रही हैं। मुझे क्यों बदलना? असल में डेंग झंग यी का भरोसेमंद साथी तो था, लेकिन झू कीर और अंकल यू जैसा परिवार जैसा दर्जा नहीं पा सका। झंग यी और लूक कैरन अंडरग्राउंड स्टूडियो पहुंचे। लिंग एक चार्जिंग चेंबर में खड़ी थी, जिससे कई पाइप्स जुड़े थे और लगातार एनर्जी भर रहे थे। आसपास कई जटिल इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, जिन पर ऐसे कोड और नंबर्स थे जिन्हें झंग यी नहीं समझ पा रहा था। उसने पूछा, अब लिंक कितनी एनर्जी लेवल तक पहुंच गई है? लूक कैरन ने सिर खुजाते हुए कहा। लिंग ने खुद बताया है कि ह्यूमन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अब वो एलियन जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 55,000 पॉइंट्स है, जितनी ताकत निकाल सकती है। हां, ये पावर 24 घंटे से ज्यादा टिकेगी नहीं, लेकिन हमने जो भी रिसोर्सेज जमा किए थे सब उसमें झोंक दिए। हैरानी की बात यह है कि डेंग की टेक्नोलॉजी से मिली स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत काम आई। बाकी एनर्जी मैकेनिकल आर्मी और सुपर बैटलशिप को चलाने के लिए बचानी पड़ी। असल में इस लड़ाई ने हमारा लगभग पूरा स्टॉक खत्म कर दिया। ये कहते हुए लूक कैरन ने झंग यी की तरफ घबराकर देखा, मानो डर रही हो कि वो टूट न जाए। पिछले 4 सालों में झंग यी ने जितनी मेहनत से युआंशी वेन्स और फॉसिल फ्यूल्स जमा किए थे, सब इस युद्ध की तैयारी में खर्च हो गए थे। लेकिन झंग यी बेहद शांत रहा। एबिलिटी इंडेक्स 55,000 पॉइंट्स। हमारे इंटेलिजेंस के हिसाब से ये अंडरवर्ल्ड गेटकीपर से भिड़ने के लिए काफी है। कोई बात नहीं, ये सारे रिजर्व्स ऐसे ही क्रिटिकल समय पर इस्तेमाल होने के लिए थे। सब वर्थ है। फिर वो गहरी सांस लेकर बोला, अब मुझे लिंग की वो बात समझ आई। दिखने वाली शक्ति कमजोर है, अदृश्य शक्ति सबसे बड़ी है। असली ताकत इंसान के दिल में होती है, वही ईथर की शक्ति है। झंग यी जानता था कि यह कंजम्पशन बहुत भारी था, लेकिन एलियन जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 55,000 पॉइंट हो, उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर पूरी हुआक्सू किंगडम के डेथ गॉड्स और लव गॉड से कहीं ज्यादा थी। कोई बात नहीं, वो लिंग के शरीर की ओर बढ़ा और उसकी स्कल्पचर जैसी टांग को हल्के से छू लिया। जैसे ही हम ये युद्ध जीतेंगे और अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के रिसोर्सेज लूटेंगे, हमें 10 गुना 100 गुना वापस मिलेगा। तभी ठंडी आवाज गूंजी, कृपया अपना हाथ हटाइए, धन्यवाद। लिंग की ठंडी नजरें झंग यी के दिल में चाकू की तरह चुभी। वो घबराकर तुरंत हाथ पीछे खींचते हुए बोला, सॉरी सॉरी। दिल ही दिल में उसने बड़बड़ाया, अरे ये तो बस एक बॉडी ही तो है, इतना क्यों इशू बना रही हो?